हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध को, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध कि उसने अपने शासन में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सेटअप किया था उसके बारे में। उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट किया था, ये अच्छा काम किया था, जिसको कि आगे चलकर आगे के राजा महाराजाओं ने भी फॉलो किया था। तो चलिए, जैसे जैसे हम क्लास को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध, कि शेरशाह सूरी के प्रमुख सुधारों का वर्णन, प्रशासनिक सुधार या फिर उसके शासन प्रबंध के बारे में हमें एक नोट लिखना है, हमें उसके ऊपर डिटेल देनी है। तो हमारा आंसर शुरू होता है कि सबसे पहला एक क्वेश्चन फैक्ट के तौर पर इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, या फिर द्वितीय अफगान साम्राज्य या राज्य की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी अपने साहस के कारण, अपनी योग्यता के कारण जो है वो दिल्ली की गद्दी पर जा बैठा था, कि दिल्ली की गद्दी उसने अपनी हिम्मत के कारण, अपने साहस व अपने टैलेंट के कारण जो है प्राप्त की थी। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। शेरशाह सूरी न केवल एक महान विजेता था, अपितु एक योग्य शासन प्रबंधक भी था। एक विजय प्राप्त करने वाला भी इंसान था, साथ में जो है अच्छे से मैनेजमेंट को चलाने वाला भी था। सभी प्रकार के गुण उसमें मौजूद थे। शेरशाह सूरी का नाम भारतीय इतिहास में उस द्वारा शासन प्रबंध में किए गए प्रशंसनीय सुधारों की प्रशंसा के योग्य जो सुधार किए थे शेरशाह सूरी ने, उसके लिए उसका नाम बहुत फेमस है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय शासन प्रबंध। कि शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रबंध की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। सबसे पहले सुल्तान, कि केंद्रीय शासन का मुख्य स्वयं शेरशाह सूरी था, कि सेंटर में जो है सबसे ज़्यादा मुख्य, सबसे मेन हेड कौन था? शेरशाह सूरी स्वयं था। राज्य की सभी शक्तियां उसी में केंद्रित थी, उसी के हाथ में था पूरा कंट्रोल राज्य का। और राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश भी वही था। अगर कोई बात का न्याय करना हो, किसी मुकदमे का न्याय करना हो, तो सबसे अंतिम फैसला सुल्तान, राजा या महाराजा या शेरशाह सूरी का ही माना जाता था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था। प्रशासन पर उसका कड़ा नियंत्रण था, पूरा कंट्रोल था। उसकी शक्तियां किसी निरंकुश से कम नहीं थी, परंतु शेरशाह सूरी ने इन शक्तियों का प्रयोग प्रजा के कल्याण के लिए करता था, कि पूरी शक्तियां शेरशाह सूरी के हाथ में थी। वह स्ट्रिक्ट भी था, वह प्रजा के लिए कल्याणकारी भी था, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा उसने प्रजा की भलाई के लिए और अपने शासन को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए इन सभी का यूटिलाइज किया। कभी भी इनका नेगेटिव रिजल्ट उसने नहीं दिया था। इन शक्तियों का जो कि पावर उसके हाथ में थी, उस पावर का उसने हमेशा बखूबी अच्छे तरीके से ही प्रयोग किया। सुल्तान के बाद आता है मंत्री, कि प्रशासन प्रबंध में सहयोग, की शासन चलाने के लिए जो कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, कुछ हेल्परों की जरूरत पड़ती है, कि जो हेल्पर के तौर पर थे वो मंत्री कहलाते थे। सहयोग प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी ने योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को मंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ताकि वो मंत्री शेरशाह सूरी का शासन चलाने में उसकी हेल्प कर सके, ईमानदार हो, उसके प्रति लॉयल हो और वो टैलेंटेड भी हो। उसके प्रमुख मंत्री कौन कौन थे? दीवान ए वजारत, जो कि वित्त एवं लगान विभाग का मंत्री था, कि जो पैसे का डिपार्टमेंट देखता था, और टैक्स का जो कितना इस साल टैक्स आया है, कहाँ कहाँ से कितना टैक्स है, इस सारे के बारे में डिटेल कौन सा मंत्री रखता था? तो दीवान ए वजारत। नेक्स्ट है दीवान ए आरिज, ये सेना के डिपार्टमेंट को देखता था, सेना की संभाल करता था। कितने सैनिक नए नियुक्त करने हैं, कौन से पुराने है, कब सैनिकों को ट्रेनिंग देनी है, किसके पास कितने घोड़े होने चाहिए, सारी डिटेल सेना से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो भी पूरा मैनेजमेंट था, वो कौन संभालता था? दीवान ए आरिज नामक मंत्री। ये एक पद का नाम है, दीवान ए आरिज। इस पर एक अच्छे खासे टैलेंटेड योग्य व्यक्ति या योग्य मंत्री को नियुक्त किया जाता और उसको दीवान ए आरिज के नाम से ही फिर जाना जाता था राज्य में। नेक्स्ट है दीवान ए इंसा, ये गृह मंत्री था। ये गृह मतलब सारे गृह के जो काम थे वो सारे देखता था।
दीवान एक कजा, ये न्याय मंत्री था। ठीक है, न्याय करना इसका कि राज्य में अगर किसी की कोई शिकायत है कोई व्यक्ति की, तो उसको सुनना, उनके मुकदमों का फैसला करना, लोगों की शिकायतों को दूर करना, लोगों को न्याय दिलवाना इस मंत्री का काम था। अगर इसके हाथ में नहीं था तो आप ये मान लीजिए पूरा कंट्रोल इसके हाथ में, अगर इससे कोई मैटर सोल्व नहीं होता था, ये निर्णय नहीं कर पाता था, तो वो फिर डायरेक्ट सुल्तान ही करता था, शेरशाह सूरी करता था। तो आपको 4-5 मंत्री जो कि हर प्रशासन में आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी के समय में प्रमुख मंत्री कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हमने देखा दीवान ए वजारत, जो कि एक प्रधानमंत्री की तरह हेल्प करता था सुल्तान की, जो कि वित्त को और कर या टैक्स जो लगान होता था उसके डिपार्टमेंट की संभाल करता था। दीवान ए आरिस था, वो सेना की देखभाल, सेना को संभालता था। दीवान ए इंसा जो था वो गृह मंत्री था, और दीवान ए कजा जो था वो न्याय मंत्री था। ओके, आई होप आपको सेंटर का जो ये सुल्तान और मंत्री दो ही मुख्य पद थे, ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आता है सेकंड नंबर का ऑप्शन। तो सेकंड नंबर पे सरकार आते हैं। जैसे आज के समय में हमने ऊपर राज्य देखा था ना, तो राज्य को आप मान सकते हो एक टाइप का आज की तरह देश। ठीक है, और अब राज्य के बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सरकार दिया हुआ है, तो सरकार को आप मान सकते हो एक राज्य आज के टाइम का। आज से कंपैरिजन करके मैं आपको बता रही हूँ कि जो देश था उस देश में जैसे कि हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते ना, वैसे ही जो है राज्य जो था, देश जो था उसमें राज्य, उसमें सुल्तान हेड था। फिर आती है राज्यों की बारी, आज के राज्य, और उसमें सरकार बोला जाता था उनको। तो यहाँ पर शासन प्रबंध कौन संभालता था, कैसा मैनेजमेंट था, इसके बारे में हम देखेंगे। सरकारों का प्रबंध, कि प्रशासन प्रबंध की सुविधा के लिए शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 66 सरकारों में बांटा हुआ था। आज के समय में अगर हम देखें तो आप मान सकते हो कि 66 राज्यों में बांटा हुआ था अपने देश को, अपने साम्राज्य को। प्रत्येक सरकार में दो मुख्य अधिकारी होते थे, उनका नाम था सिकदार ए सिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा कि सरकारों के प्रबंध के लिए दो मुख्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उनका नाम क्या था। तो सिकदार ए सिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिकदार ए सिकदारान को, कि इसका मुख्य कार्य क्या था, कि जो सरकार है, जो राज्य, उसमें शांति कायम रखना और परगने के सिकदारों पर नियंत्रण। परगने आज के टाइम के हम जिले लगा सकते हैं, कि जिले के जो हेड थे उन पर कंट्रोल रखना था, और अपने जो राज्य था, अपनी सरकार जो थी, उसमें शांति कायम रखना। नेक्स्ट है मुंसिफ ए मुंसिफान, यह कर इकट्ठा करता था राज्य से, सरकार से कर इकट्ठा करने का काम किसका था, मुंसिफ ए मुंसिफान का, तथा संबंधित अधिकारियों के कार्यों की देखभाल करता था। इसके अतिरिक्त वह दीवानी मुकदमों का भी निर्णय करता था, कि जो लड़ाई झगड़े हो जाते थे जमीन से रिलेटेड, उनकी भी सुनवाई करता था, उनके भी फैसले सुनाता था, और टैक्स इकट्ठा करना और इससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड कार्य भी यही करता था। कौन, तो आपको याद रखना है मुंसिफ है मुंसिफान। अब हमने सबसे पहले हमने सेंटर का देखा, उसमें सुल्तान और मंत्री दो इम्पोर्टेंट थे। फिर हमने सरकार को देखा, सरकार को आप आज के राज्य की तरह कब वो सोच कर देख सकते हो कंपैरिजन करके, कि 66 राज्य और उनमें दो मुख्यमंत्री, जैसे आज हमारे राज्यों में मुख्यमंत्री होता है ना, उसी टाइप से जो है ये पद थे उस समय के। उस समय जो है सरकार में कौन से दो पद थे, सिकदार ए सिकदारान, मुंसिफ है मुंसिफान। अब आता है नेक्स्ट परगने का प्रबंध। परगने का आज के जिलों की तरह हम ले सकते हैं, कि हमारे जिलों का जो सिस्टम होता है उसमें जो संभाल देखभाल मंत्री वगैरह करते हैं ना, अधिकारी, उसी समय जो है उसमें परगने का प्रबंध होता था, कि सरकार को आगे परगनों में बांटा हुआ था। सरकार की तरह प्रत्येक परगने में भी दो मुख्य अधिकारी होते थे। तो हमने ऊपर सरकार में देखा सिकदार ए सिकदारान था, यहाँ पे डायरेक्ट छोटा नाम दिया हुआ है सिकदार और मुंसिफ। तो सिकदार का मोस्टली इम्पोर्टेंट कार्य यही तो सरकार में था, कि शांति स्थापित करना अपने जिले में, अपने राज्य में। इसलिए इसके अधीन कुछ सैनिक अधिकारी भी रखे जाते थे शांति स्थापना के लिए। कई बार लोगों को शांत करने के लिए जो है सैनिकों की भी जरूरत पड़ती थी, और यह जो है शाही आदेश, मतलब सुल्तान के जो आदेश थे उनको भी लागू करवाता था यह मंत्री सिकदार। ठीक है, नेक्स्ट है मुंसिफ। मुंसिफ को बोला जाता था आमिल। इसका कार्य था टैक्स इकट्ठा करना, भू राजस्व इकट्ठा करना।
भूमि संबंधी तथा दीवानी मुकदमों का निर्णय भी यह करता था। नेक्स्ट है खजानदार, कि परगने की या जिले की जो सारी आय व्यय का ब्यौरा यह रखता था कि कितनी आय हुई है इस साल, कितना खर्चा किया है, कितनी बचत निकली है, कितना टैक्स, वो सारा टोटल हिसाब किसके पास रहता था? ये खजानदार के पास रहता था। और इसकी हेल्प करने के लिए भी जो है, खजानदार की हेल्प करने के लिए कारकुनों या फिर क्लर्कों की भी नियुक्ति की जाती थी हेल्प के लिए। तो हमने परगने में 3 मुख्य अधिकारियों को, कौन कौन से अधिकारियों को देखा है? एक है सिकदार, एक है मुंसिफ, एक है खजानदार। अब सबसे छोटे लेवल पे जिलों के बाद गांव ही आते हैं ना, हमारे यहाँ भी। अब हम देखेंगे गांव का प्रबंध कैसा था। कि शासन प्रबंध की सबसे छोटी इकाई कौन होते थे? गांव। गांव के लोगों का कल्याण करना, उनके विकास का कार्य करना किसकी जिम्मेदारी होती थी? पंचायत की। जैसे कि आज भी गांव में सरपंच बनते हैं ना पंचायत की तरफ से, तो उसी तरह से जो है, क्योंकि मंत्री अधिकारी नहीं होते गांव में सरपंच होते हैं, पंचायत बनाती है जिसको, इसलिए जो है पंचायत होती थी, पंचायत की ही जिम्मेदारी होती थी अपने गांव के लोगों का कल्याण करना, उनके न्याय संबंधी मुकदमों को सुनना, उनकी हर इच्छा को, उनकी हर बात को सुनना। पंचायत के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में मुकद्दम एवं पटवारी भी होता था। पटवारी जो कि जमीन से जुड़े कामकाज हमारे गांव में करता है ना अभी भी, कि जमीन से जुड़े कोई विवाद है, कोई भी रिलेटेड, हमें अगर जमीन से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, कुछ भी हो, वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता था। किसके? सॉरी, कहाँ पर के, हाँ, मुकद्दम पटवारी के हाथ में। मुकद्दम कौन था? मुकद्दम गांव का मुखिया था। और फिलहाल करंट में गांव का मुखिया कौन होता है? सरपंच। और उसमें उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था मुकद्दम। यह सरकार तथा लोगों के बीच एक कड़ी का काम करता था। और पटवारी जो था वो गांव की भूमि का रिकॉर्ड करता था कि किसके पास कितनी जमीन है, कौन कितनी जमीन पर खेती कर रहा है, और सब कुछ डिटेल। आप मान लो कि खेती से रिलेटेड अगर किसी इंसान से हमें जानकारी प्राप्त करनी है गांव के बारे में, तो वो हमें सिर्फ पटवारी ही बता सकता था। और उसमें गांव के सरपंच को मुकद्दम बोला जाता था। ठीक है, तो ये गांव का प्रबंध था शेरशाह सूरी के समय। अब हम देखते हैं कि न्याय प्रबंध, कि न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी स्वयं शेरशाह सूरी था। न्याय में समानता उसके शासन का प्रमुख आदर्श था, कि वो सभी को सम्मान रखता था न्याय करने में। कोई भी ऊंची नीची जाति, कोई भी अमीरी गरीबी को कुछ नहीं, सबके साथ न्याय होगा तो वो समानता के आधार पर ही होगा। वह अपनी प्रजा को न्याय देने के लिए हर समय तैयार रहता था। वह कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कभी माफ नहीं करता, कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको कोई माफी नहीं मिलती थी। उसके बाद अगर सुल्तान से नीचे कौन था न्याय के लिए, वो हमने ऊपर पढ़ा था सेंटर में, कि दीवान एक कज़ा होता था, काजी विभाग होता था। काजी विभाग के हाथ में जब कोई फैसला नहीं हो पाता था तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट, आप मान सकते हो कि सुल्तान के पास जाता था। सुल्तान उस समय का सुप्रीम कोर्ट था। काजी जो था वो दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता था। फौजदारी मुकदमे, लगान संबंधी मुकदमों की सुनवाई सिकदार, सिकदारान एवं मुंसिफ एवं मुंसिफान द्वारा की जाती थी। अगर इनके हाथ में फैसला नहीं हो पाता था तो फिर उसको ऊपर के ऊपर भेजा जाता था। तो न्याय से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड तो सुल्तान स्वयं है। उसके बाद न्याय से रिलेटेड एक जो अधिकारी था, मुख्यमंत्री था, उसका नाम था दीवान एक कज़ा, या फिर कहीं के दीवान एक काजी भी लिखा होता है, जो कि न्याय से रिलेटेड न्याय मंत्री होता था। नेक्स्ट है जासूसी विभाग, कि इसने गुप्तचर विभाग भी बना रखा था शेरशाह सूरी ने। कि शेरशाह सूरी का जो था वो गुप्तचर विभाग भी बहुत संतोषजनक था। उसने अपने सारे राज्य में जो कुशल गुप्तचर थे वो छोड़ रखे थे, जो उसे राज्य में घटने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी घटना की जानकारी अवेलेबल करवाते थे शेरशाह सूरी को। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के समय लोक कल्याण के कार्य, कि शेरशाह सूरी अपने लोक कल्याण के कार्यों के लिए काफी फेमस था। उसने लोगों के कल्याण के लिए कई सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें कि जीटी रोड सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसको कि हम आज करंट में भी यूज करते हैं। कि आज जो जीटी रोड बने हुए हैं, हाईवे बने हुए हैं, 4 लाइन हाईवे बने हुए हैं, वो सारा का सारा स्टार्टिंग उसकी किसने की थी? तो वो शेरशाह सूरी ने की थी। वहीं से जो ये चला आ रहा है सड़कें बनने का, चौड़ी सड़कें बनने का सिस्टम। जीटी रोड जो था वो कोलकाता से लेकर पेशावर तक फैली हुई थी वो सड़क। इस सड़क की लंबाई 1500 मील थी। इन सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगाए गए थे।
और पर्यटक के मतलब जो दर्शक आते देखने के लिए, पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, उनकी सुविधा के लिए जो है बहुत सारी धर्मशालाओं का निर्माण भी इसने कराया था। सराय किसको बोला जाता है? सराय बोला जाता है धर्मशालाओं को, जहाँ पर रुकने का, खाने पीने की जगह होती है ना, आज के टाइम में हम धर्मशाला बोल देते हैं। तो उसमें जो है शेरशाह सूरी ने 1700 धर्मशालाएं बनवाई थी। इनमें हिंदुओं तथा मुसलमानों के रहने का और भोजन का अलग अलग प्रबंध किया गया था, कि हिंदुओं का एक साइड था, मुसलमानों का एक साइड था। जबकि शेरशाह सूरी खुद एक मुसलमान था, लेकिन फिर भी उसने हिंदुओं को अपने बराबर रखा। हिंदुओं के लिए भी उसने अलग से अच्छे से प्रबंध किया और मुसलमानों के लिए भी अलग से। तो ये था लोक कल्याण के, शेरशाह सूरी के लोक कल्याण के कार्य। नेक्स्ट है व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया था शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में। कि शेरशाह सूरी ने व्यापार को, वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। सबसे पहले उसने अपने राज्य में कानून एवं व्यवस्था के लागू किए। सबसे पहले उसने अपने राज्य में अच्छे कानून बनाए, अच्छे नियम बनाए, ताकि राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसने यातायात के साधनों का विकास किया। उसने राज्य भर में अनेक सड़कों का निर्माण करवाया। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी पर सराय या धर्मशालाएं बनवाई। यात्रियों के रहने, उनके खाने पीने, उनके सामान को सुरक्षित रहने की भी व्यवस्था करवाई गई। और उसने मुद्रा प्रणाली में भी काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए। किसने? शेरशाह सूरी ने। व्यापार और वाणिज्य को बनाने के लिए जो है व्यापारियों की सेफ्टी का जिम्मा भी शेरशाह सूरी ने ही ले रखा था। उनके सामान की निगरानी, व्यापारी जो व्यापार करने के लिए आते हैं, उनके ठहरने के लिए जगह, उनके खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ शेरशाह सूरी ने लागू कर रखा था। नेक्स्ट है भू राजस्व संबंधी सुधार, मतलब भूमि से रिलेटेड शेरशाह सूरी ने क्या क्या सुधार किए थे। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व प्रणाली के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने मालवा एवं राजपूताना को छोड़कर सारे साम्राज्य में कृषि योग्य भूमि की पैमाइश, मतलब जांच पड़ताल शुरू करवाई, नपाई शुरू करवाई। कि जो कृषि योग्य भूमि है उसकी नाप कीजिए, उसकी जांच कीजिए कि कितनी जमीन पर खेती होती है। कृषि जो भूमि थी, कृषि के योग्य खेती करने के जो लायक भूमि थी, उसकी उसने नपाई करवाई थी। इसीलिए सिकंदर लोदी के गज का प्रयोग किया गया था। नापने के लिए जो है सिकंदर लोदी ने जो गज चलाया था, उस गज के अकॉर्डिंग जमीन की नपाई की गई। इसके बाद उपज के आधार पर सारी भूमि को 3 भागों में बांटा गया। सबसे उत्तम मतलब सबसे बढ़िया भूमि, मध्यम अर्थात बीच की जो भूमि जिस पर ठीक ठीक खेती होती है, और घटिया भूमि जिस पर बिल्कुल भी खेती नहीं होती, नाम मात्र की खेती होती है। तो 3 भागों में इसने खेती को डिवाइड किया। इन तीनों वर्गों के आधार पर सरकार अपना लगान निश्चित करती थी। किसान यह भू राजस्व नगद या फसल के रूप में दे सकते थे। तो फसलों के अकॉर्डिंग जो है टैक्स लिया जाता था। कि बढ़िया भूमि होती थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, जो मध्यम थी उसमें उससे थोड़ा सा कम, और जो बिल्कुल घटिया लेवल की भूमि थी उससे नाम मात्र का ही टैक्स वसूला जाता था। और ये जो टैक्स जो था, किसान वो नगद भी दे सकता था या फिर अपनी फसल के रूप में भी राज्य में जमा करवा सकता था। नेक्स्ट है सैनिक सुधार। कि शेरशाह सूरी ने सैनिक प्रबंध में भी अनेक अच्छे सुधार किए। उसने अपनी सैनिक शक्ति को काफ़ी मजबूत बनाया, सुदृढ़ किया। उसने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा हुआ था। घोड़े वाली सेना, हाथी वाली सेना और पैदल सैनिक। कि घुड़सवार सैनिक, हाथी वाले सैनिक जिस हाथियों पर बैठकर लड़ने वाले सैनिक, और पैदल चलने वाले सैनिक। शेरशाह सूरी सैनिकों की भर्ती, उनके तनख्वाह या वेतन, उनकी पदोन्नति, मतलब उनको पद पर ये नौकरी देने की जो सारा मामला था उसमें स्वयं ध्यान देता था। उस पर खुद ये गौर करता था कि किस टाइप के सैनिक हमारे सेना में भर्ती हैं, उनकी भर्ती किस प्रकार की जा रही है, क्या वो योग्य है, क्या वो टैलेंटेड है, उनको कितनी सैलरी दी जा रही है, सब कुछ वो खुद इसकी निगरानी रखता था। सेना में अनुशासन पर विशेष बल देता था शेरशाह सूरी। उसने घोड़ों को दागने व सैनिकों का चेहरा हुलिया रखने की प्रथा को भी लागू किया। कि घोड़ों पर तो एक ठप्पा या दाग लगा दिया जाए ताकि ये निशानी रहे कि हमारे राज्य का ही घोड़ा है। और जो सैनिक हमारी सेना में भर्ती हैं उनकी जो है स्केच तैयार करवा लेता था, उनकी छाप की होलिया बनवा लेता था कॉपी में, कि इस टाइप के नक्शे वाला सैनिक जो हमारी सेना में ही भर्ती है। शेरशाह सूरी ने महत्वपूर्ण स्थानों पर नए किलों का निर्माण करवाया था। जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत करवाई। किले जो कि ऊंची ऊंची दीवारों वाले होते हैं ना, जो कि सेफ होते हैं, उनकी पुरानों की तो इसने मरम्मत करवाई और कई नए किलों का भी इसने निर्माण करवाया।
शेरशाह सूरी ने एक शक्तिशाली सेना के संगठन के लिए काफी महत्वपूर्ण सुधार किए जो उससे हो सकते थे। अनुशासन भी रखता था, सैनिकों की भी खुद निगरानी रखता था और टैलेंटेड लोगों को ही वो सेना में भर्ती करता था। लास्ट में कोटेशन दे रखी है कि डॉक्टर जे.एन. चौधरी ने इन शब्दों में क्या कहा है कि शेरशाह सूरी जो था वो मध्यकालीन भारत के इतिहास जो है उसमें सबसे कुशल शासन प्रबंध वाला व्यक्ति था। कि सबसे कुशल शासन प्रबंध किसने लागू किया था मध्यकालीन भारत में, तो ये शेरशाह सूरी ने लागू किया था। इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सभी ने मोस्टली इसके शासन प्रबंध को ही आगे चलकर फॉलो किया था। तो ये आज की क्लास में हमने जो है शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध को अच्छे से समझने की कोशिश की है। मैंने आपको करंट से भी चीज़ों को रिलेट करके समझाया कि आज के समय में कैसे और उस समय का कैसा शासन प्रबंध था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।